नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे संविधान में किस प्रकार से संशोधन होता है। इसके साथ साथ हमारे संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आइए पहले हम लोग थोड़ा सा संविधान में किस प्रकार से संशोधन होता है उसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग अपने संविधान की बात करते हैं तो हमारे संविधान का जो भाग 20 है इसमें एक आर्टिकल है जिसका नाम है अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 368 में ये बताया गया है कि अगर हमारे देश की संसद चाहे तो किस प्रकार से वो संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान में संशोधन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो हमारा संविधान है उसमें किसी भी प्रोविजन में आपको अगर कोई चेंज करना है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि संविधान में संशोधन किया गया है। ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के 3 तरीके होते हैं जिससे हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। कौन कौन सा है? तो पहला होता है साधारण बहुमत, दूसरा होता है विशेष बहुमत और तीसरा होता है विशेष बहुमत। और इसके अलावा कम से कम जो हमारे आधे राज्य हैं जहां पर विधानसभा हैं उन सभी की विधानसभाओं की मंजूरी मिलना आवश्यक है। तो ये 3 प्रकार होते हैं जिससे हमारे यहाँ पर संशोधन होता है। वर्तमान में यानी कि सितंबर 2021 तक अगर हम लोग बात करें तो हमारे संविधान में टोटल 105 संशोधन यहाँ तक हो चुके हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे संविधान में जो संशोधन की शक्ति है वह आपके संसद के पास में है। ऐसा नहीं है कि अगर राज्य की कोई विधानसभा चाह रही है कि संविधान में वो कोई संशोधन कर दें तो उनके पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। और संविधान संशोधन के लिए जो आपका विधेयक होता है वह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि संविधान संशोधन के लिए जो आपका बिल होता है वह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यानी कि उसको पहले लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है या उसको पहले राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग और ध्यान रखेंगे कि हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है जिसे हम लोग अनुच्छेद 108 के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति होती है कि वे अनुच्छेद 108 का प्रयोग करें और जो हमारे संसद के दोनों सदन हैं उनकी एक संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो उसको दोनों सदन में पास होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलवा करके उसको यहाँ पर पास करवा दें, यानी कि दोनों सदन में वो अलग अलग प्रस्तुत किया जाएगा और दोनों सदन में उसका पास होना यहाँ पर आवश्यक है। और जब दोनों सदन में ये पास हो जाता है तो हर बिल की तरह राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देते हैं और फाइनली जाकर के यह अधिनियम बन जाता है और हमारे संविधान में उस पार्टिकुलर संशोधन को दर्ज कर लिया जाता है। तो ये हमने बात की संविधान में संशोधन के बेसिक के बारे में। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर आपको सभी प्रकार के कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करनी है और आप चाहते हैं कि हमारे देश के जो बेस्ट एजुकेटर हैं वो आपको यहाँ पर गाइड करें तो उसके लिए आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप लोग अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हैं या फिर अगर किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, चाहे वह किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो या फिर आपके जो यहाँ पर कॉलेज के एग्जाम होते हैं चाहे 6 से लेकर के 12 का हो, उन सभी पर आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी के ऊपर मेरी यहाँ पर स्पेशल क्लास भी होती है जीके और करंट अफेयर की। तो अगर आप लोग उन क्लासेस से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कि किस प्रकार से साधारण बहुमत के द्वारा किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पास किया जाता है। देखिए, अगर हम लोग सिंपल मेजॉरिटी की बात करें तो सिंपल मेजॉरिटी का सीधा सा मतलब होता है कि हमारे किसी भी सदन, चाहे हम लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, इसमें कुल उपस्थित और जितने भी लोग मतदान कर रहे हैं उन सदस्यों की संख्या 50% से अधिक होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, आइए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे किसी भी सदन में कुल सदस्यों की संख्या है 545। अब किसी भी संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर
आपकी वोटिंग होनी है मान लीजिए, और जिस दिन आपकी वोटिंग होनी है उस दिन 45 लोगों ने गोला मार दिया, यानी कि 45 मेंबर ऐसे हैं जो कि आपके सदन में आए ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि अब आपके बचे हैं टोटल 500 मेंबर। समझ गए? अब इन 500 में से 100 लोगों ने ये कह दिया कि भैया हम पढ़ के नहीं आए हैं, हम यहाँ पर वोटिंग नहीं करेंगे। समझ गए? तो कितने लोग बचे? तो इसका मतलब है टोटल बच गए हैं यहाँ पर 400 लोग। तो अगर उस पार्टिकुलर विधेयक को पास करने के लिए सदस्यों की संख्या की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा 201, यानी कि टोटल मेंबर 545 थे, 45 लोगों ने गोला मार दिया है, 100 लोगों ने कहा हम वोट ही नहीं करेंगे, टोटल आपके पास बचे हैं 400। और इसका जब आप लोग आधा करेंगे और उससे एक मेंबर ज़्यादा, यानी कि 201 मेंबर अगर यहाँ पर वोट कर देते हैं उसके पक्ष में, तो ये मान लिया जाएगा कि वो हमारा संशोधन हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका होता है साधारण बहुमत। अब बात करते हैं विशेष बहुमत की। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसे हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी के नाम से जानते हैं। देखिए, विशेष बहुमत की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे सदन के कुल सदस्य होते हैं उनका 50% और जो भी आपके उपस्थित मेंबर होते हैं उनके 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि किसी सदन में आपके 300 मेंबर हैं, तो इसका 50% कितना हुआ? इसका 50% हो गया 151। अब इसमें से भी मान लेते हैं कि उपस्थित सदस्यों की संख्या है 240, तो 240 का 2/3 चाहिए, यानी कि 141। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि टोटल आपके 151 मेंबर अगर सहमति देंगे तो फिर जाकर के यहाँ पर इस प्रकार का संशोधन होगा। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे यहाँ पर संशोधन होता है। तीसरे तरीके में आपका विशेष बहुमत होता है। बाकी जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं वहां पर सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, वहां से भी अगर सिंपल मेजॉरिटी से ये पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति अपनी सहमति देंगे और ऐसा मान लिया जाएगा कि ये संशोधन हो चुका है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, साधारण बहुमत क्या होता है और विशेष बहुमत क्या होता है। आई होप आपने समझा होगा। फिर भी अगर डाउट होगा तो नीचे कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे यहाँ पर सबसे नवीनतम संशोधन हुआ है, जिसे हम लोग 105वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 के नाम से, मतलब अधिनियम के नाम से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा बिल संख्या था 127वां। अब आपके मन में सवाल ये आ सकता है कि बिल था 127वां और संशोधन 105वां क्यों हुआ। देखिए, इसके पीछे का रीजन ये होता है कि मान लीजिए संविधान में संशोधन के लिए कोई बिल आपका प्रस्तुत हुआ। अब हो सकता है कि वो जो बिल आपका प्रस्तुत हुआ है वह आगे चल करके पास ना हो पाया हो या फिर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति ना दी हो, यानी कि वह आपका अधिनियम नहीं बना। तो जब आपका अधिनियम बन जाता है तो उसको हम लोग अलग काउंट करते हैं और जो बिल प्रस्तुत होता है उसको हम लोग अलग यहाँ पर काउंट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर यह बिल संख्या था 127वां। इसको प्रस्तुत किसने किया? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जब इसको अपनी मंजूरी दे दी तो फिर हमारे संविधान में यह 105वें संविधान संशोधन के रूप में दर्ज हो गया। तो ये तो रहा बिल्कुल बेसिक। अब आइए थोड़ा सा ये समझते हैं कि इस संशोधन के जरिए आपके संविधान में क्या बदलाव किया गया है। देखिए, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 338 भी है ये बताता है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की शक्ति क्या है, इसकी किस प्रकार से संरचना होती है, तो इसमें संशोधन किया गया। उसके बाद में हमारे संविधान का जो 342A है इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे देश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनके संबंध में राष्ट्रपति के पास में कौन सी शक्ति है। और फिर एक हमारा है अनुच्छेद 366, इसमें आपके शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी परिभाषा दी गई है, यानी कि कौन से लोग आपके इस कैटेगरी में रखे जाएंगे, ये सारी परिभाषा दी गई थी इसमें। तो इन 3 आपके अनुच्छेद में संशोधन हुआ है यहाँ पर। और इसके अलावा जो आपके ओबीसी लिस्ट बनाने की शक्ति राष्ट्रपति की सहमति से केंद्र सरकार के पास में थी उसको अब दे दिया गया है राज्यों को। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि अब जो हमारे राज्य की सरकारें हैं उनके पास में ये शक्ति आ चुकी है कि जिस भी जाति को वे लोग चाहें उसको यहाँ पर ओबीसी सूची में डाल सकते हैं। पहले यह शक्ति इनके पास में नहीं थी। आगे हम लोग इसके बारे में 102 में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा और समझेंगे। फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा 105वां संविधान संशोधन हुआ है इसके माध्यम से राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिला है। 3 अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 338B, अनुच्छेद 342A और अनुच्छेद 366 में यहाँ पर संशोधन किया गया है।
अब आते हैं अनुच्छेद 104 पर। तो अनुच्छेद 104 की बात करें तो यह जो हमारा विधेयक था वह था विधेयक नंबर 126। किसने इसको प्रस्तुत किया था? तो उस समय के जो हमारे कानून और न्याय मंत्री थे यानी कि रविशंकर प्रसाद जी, इन्होंने आपके सदन में इसको प्रस्तुत किया था। लोकसभा ने इसको 10 दिसंबर को पास कर दिया था, राज्यसभा ने इसको 12 दिसंबर को पास किया था। अब इसके प्रावधान हाल ही में बहुत पूछे गए हैं, तो आइए इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आप सभी को यह पता होगा कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो आरक्षण की व्यवस्था थी वह शुरुआत के 10 वर्षों के लिए ही की गई थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी सरकारें आती गईं उन्होंने इस आरक्षण की जो प्रथा है इसको और आगे जारी रखना शुरू कर दिया। तो देख सकते हैं सबसे पहले तो इसमें यह संशोधन हुआ कि जो हमारे लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए संशोधन है उसको बढ़ा करके 80 वर्ष कर दिया गया। अब आप सोचेंगे 80 वर्ष बढ़ाने का मतलब क्या 2100 तक पहुंच चुका है? नहीं, देखिए बढ़ाने का सिंपल सा मतलब यह है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो 10 वर्षों के लिए था, फिर 10 वर्ष बढ़ाया गया यानी कि 20 वर्ष के लिए हो गया, फिर ऐसे बढ़ा करके 30 हुआ, तो अब ये हो चुका है 2030 के लिए। 1950 से अगर आप लोग 2030 देखेंगे तो ये हो जाता है 80 वर्ष। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और उसके द्वारा जो यहाँ पर एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए आरक्षित सीटें थी उसको 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एक महत्वपूर्ण संशोधन यहां पर और हुआ है, वह क्या है? आप सभी को यह पता होगा कि जो हमारी लोकसभा होती है वहां पर 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करते थे। उसी प्रकार से जो राज्य की विधानसभाएं होती थीं वहां पर भी जो राज्यपाल होते थे वह एक व्यक्ति को आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करते थे। तो इसीलिए हमारे लोकसभा में जो अधिकतम संख्या थी वह थी 552। लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि इसी संशोधन के द्वारा जो हमारे राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत करते थे इसके प्रावधान को भी हटा दिया गया है, यानी कि अब राष्ट्रपति यहां पर किसी को मनोनीत नहीं करेंगे। तो ये 2 जो संशोधन हैं वह आपके 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2020 में किए गए थे। ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हो गया था 25 जनवरी 2020 को। तो इससे कई प्रश्न पूछे गए हैं हाल ही में, तो इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं 103वें संविधान संशोधन की। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो यह हमारा था बिल संख्या 124। ध्यान रखेंगे बिल का नाम भी पूछा जाता है। तो 124वां नंबर का यह विधेयक था और उस समय के जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे थावरचंद गहलोत, जो कि अब कर्नाटक के राज्यपाल बन चुके हैं, तो इनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा ने इसको 8 जनवरी 2019 और राज्यसभा ने इसको 9 जनवरी 2019 को पास कर दिया गया था। इसमें क्या है? तो ये भी हमारे आरक्षण से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि सामान्य वर्ग के जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े और शैक्षणिक संस्थानों पिछड़े लोग थे उनको यहाँ पर शैक्षणिक संस्थानों यानी कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और जो आपकी सरकारी नौकरियां होती हैं उनमें 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिनको अभी तक आरक्षण नहीं मिल रहा था और वह सामान्य कैटेगरी में आते थे उनमें से भी जो आपके आर्थिक रूप से गरीब थे, आर्थिक रूप से पिछड़े थे, यानी कि जो गरीब लोग थे उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान 103वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। सबसे पहले किस राज्य ने इसको लागू किया था? तो यह भी कई बार पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, गुजरात ने इसको लागू किया था सबसे पहले और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने भी इसको लागू किया है। अच्छा, इसके जरिए किसमें संशोधन हुआ था? तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 15 है इसके क्लॉज 6 में और अनुच्छेद 16 के क्लॉज 6 में यहां पर संशोधन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 103वां संविधान संशोधन ये आपके आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है, जिन्हें आप लोग EWS कैटेगरी का आरक्षण भी कहते हैं। तो देख सकते हैं सारे आपके आरक्षण से ही जुड़े हुए हैं। फिर बात करते हैं यहां पर 102वें संविधान संशोधन की। अब देखिए, अभी मैंने ऊपर आपको बताया 105वें संविधान संशोधन के बारे में, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 338B, अनुच्छेद 342A और अनुच्छेद 366 में संशोधन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये जो आपके तीनों हैं इनको ऐड किया गया था 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आइए इसके बारे में भी समझते हैं। देखिए, ये हमारा था बिल नंबर 123। किस नंबर का था? 123 नंबर का विधेयक था और जो हमारे उस समय के केंद्रीय मंत्री थे थावरचंद गहलोत, इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। लोकसभा ने 2 अगस्त को इसको पास कर दिया था, राज्यसभा ने इसको 8 अगस्त को यहां पर पास कर दिया था। क्या हुआ था इसके द्वारा?
तो आपको सबसे महत्वपूर्ण ये ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसके इस समय अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी, उस संस्था को यहाँ पर एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। संवैधानिक दर्जा देने का सिंपल सा मतलब है कि यह हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई थी, यानी कि अब इसके बारे में संविधान में भी प्रावधान को जोड़ दिया गया था। तो 102वें संविधान संशोधन के द्वारा एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा मिला था। और देख सकते हैं कि 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, एक था 338 बी, एक था 342 ए। इसके अलावा अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 366 में संशोधन किया गया था। तो यहां से आप लोग कनेक्ट भी कर सकते हैं कि 102वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राज्यों से ये शक्ति छीन ली गई थी, उसी शक्ति को यहां पर 105वें संविधान संशोधन के द्वारा यहां पर संसद ने हमारे राज्यों को दे दिया है। तो ये था 102वां संविधान संशोधन। अब बात करेंगे हम लोग 101वें संविधान संशोधन की। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और हाल ही में बहुत सारी परीक्षाओं में यह पूछा गया है। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये था बिल नंबर 122। कौन सा था? बिल नंबर 122 था। उस समय के जो हमारे वित्त मंत्री थे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। राज्यसभा में यह प्रस्तुत हुआ था, तो 3 अगस्त को राज्यसभा ने पास किया, 8 अगस्त को इसको पास कर दिया था लोकसभा ने। कई बार यह भी पूछा जाता है कि यह लागू कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 को यह लागू हो गया था। क्या प्रावधान था इसमें? तो इसके माध्यम से हमारे देश में जो जीएसटी है उसको यहां पर जोड़ा गया था, यानी कि वस्तु और सेवा कर का जो प्रावधान है उसको यहां पर जोड़ा गया था। अच्छा, कई बार परीक्षा में यह भी पूछ लिया जाता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो ध्यान रखिएगा जो जीएसटी है वह हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा है? एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है और ये आपका लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। तो ध्यान रखिएगा 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से आपका जुड़ा हुआ है। ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अच्छा, इससे आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि 101वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे चेंज हमारे संविधान में किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 246 ए है, 269 ए है, 279 ए है, इसको यहाँ पर जोड़ा गया था। इसके अलावा जो अनुच्छेद 268 ए है, इसको कर दिया गया था समाप्त। इसके अलावा संविधान की 6ठी और 7वीं अनुसूची, इसके अलावा अनुच्छेद 248, 249, 50, 268, 69, 70, 71, 86, 366 और 368 में यहाँ पर संशोधन किया गया था। तो इतना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं याद रखना है, बस आप इतना जरूर याद रखिएगा कि 101वां संविधान जो संशोधन है ये हमारे जीएसटी से जुड़ा हुआ है और ये हमारा 122वें नंबर का बिल था। अब हम लोग एक संशोधन और यहां पर डिस्कस करेंगे जो कि 2016 में हुआ था और इससे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसीलिए इनको भी हम लोग यहां पर आइए जान लेते हैं। देखिए, 100वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये हमारा 2016 में हुआ था और इसके जरिए संविधान की पहली अनुसूची में यहां पर संशोधन किया गया था। क्या हुआ था इस संशोधन के जरिए? तो इस संशोधन के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच में जो कुछ जमीन है उनकी यहां पर अदला बदली हुई थी। अब देखिए, अगर आपको बांग्लादेश का थोड़ा सा लोकेशन पता हो, इस प्रकार से बांग्लादेश आपको मिलेगा। अब बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है, आप सभी को पता होगा कि इस सीमा पर कई सारी नदियां बहती हैं। तो नदियां बहने के कारण जो आपकी सीमा है वह ठीक से डिफाइंड नहीं है और इसीलिए हमारी जो सीमा है इसको ठीक से डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पर अपने कुछ क्षेत्रों को दे दिया था बांग्लादेश को। जैसे कि देख सकते हैं 111 परिक्षेत्र को हमने बांग्लादेश को दिया था, उसके बदले बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र लिए थे और सीमा को यहाँ पर एक बार फिर से निर्धारित किया था। तो कई बार पूछा जाता है कि 100वें संविधान संशोधन के द्वारा किस देश से हमने जमीन की अदला बदली की थी, तो ये हमने की थी बांग्लादेश के साथ में। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में भी कि पहली अनुसूची में संशोधन हुआ था। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें जो बताई गई हैं वो बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया है, उसके ऊपर आप लोग मैसेज करके अपने डाउट को यहाँ पर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अनअकैडमी पर अगर कोई डिस्काउंट चाहिए होगा तो उसके लिए भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के ऊपर जो मेरी लाइव क्लास होती है उसे भी आप लोग जरूर फॉलो किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो कमेंट में आपको टाइप करना है यस आई कैन डू इट।